Yeah, good morning students. Welcome back to your SS class. स्टूडेंट लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया था द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यू कैन से हिस्ट्री। अब ये है उसका सेकंड पार्ट। इसमें जो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं वो कर चुके हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जहां पर हमने नेशनलिज्म क्या होता है उसके बारे में देखा, और जो फ्रेडरिक सोरियो की जो पिक्चर थी और फ्रेडरिक सोरियो ने जो अपना एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ड्रीम को विजुलाइज किया था उसको डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जहां पर हमने देखा कि जो ये हम बार बार नेशनलिज्म की बात करें, इस नेशनलिज्म का जो ये वर्ड था, ये नेशनलिज्म जो था, ये हमारा जो आया था वो सबसे पहले उसका फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन जो आया फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया या फ्रांस के अंदर आया, जहां पर उन्होंने देश में यूनिटी क्रिएट करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप किस प्रकार से, यूरोप के अंदर किस प्रकार से नेशन एंड स्टेट्स क्रिएट होते हैं, नेशन स्टेट क्रिएट होते हैं, उस प्रोसेस को देखेंगे, जहां पर हम अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म ये होता क्या है उसके बारे में। देन एक 1815 के अंदर एक नया कंजर्वेटिव टाइम पीरियड आता है, वो क्या है, जिसके दौरान में रेवोल्यूशनरी, साथ ही साथ जहां पर जो रेवोल्यूशन एज है 1830 टू 1848 तक की जो एज टाइम पीरियड है, वहां पर हम रेवोल्यूशनरीज जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। सेम थिंग हम रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल जो फीलिंग्स किस प्रकार से एमर्ज हुई, ठीक है, किस प्रकार से नेशनल फीलिंग को एमर्ज करने में रोमांटिक इमेजिनेशन ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। और 1830 से लेकर 1848 टाइम पीरियड तक ही हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट कैसे हुए उनको डिस्कस किया जाएगा, जहां पर 1848 में लिबरल्स जो होते हैं, जो पीपल है, वो एक क्रांति करते, एक रेवोल्यूशन करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो जर्मन, इटली और ब्रिटेन इनके केस को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जर्मनी जो आज जिस प्रकार का देश हम देखते हैं उस प्रकार का देश किस प्रकार से क्रिएट हुआ, इन सब को। और जो लास्ट जो दो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे नेशन को विजुलाइज करना और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये अब बाकी बचे जो पार्ट है हम कोशिश करेंगे जितना आज कवर हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म किस प्रकार से एमर्ज हुआ उसे देखने से पहले, ठीक है, उसे देखने से पहले हमें यूरोप किस प्रकार से कंपोज था उसका पता होना चाहिए। मींस किसी चीज के लिए क्या हुआ उससे पहले उसकी आउटलाइन कैसे थी उसको तो पढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज है कि यूरोप में नेशन स्टेट कैसे एमर्ज हुए उसको पढ़ने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि यूरोप की कंपोजिशन कैसी थी, हमें उसको समझना जरूरी है। तो अगर मैं उस टाइम पीरियड की बात करता हूं तो यूरोप जो था वो छोटे छोटे किंगडम्स में, डचीज एंड कैंटोन्स में बना हुआ था, जहां पर अलग अलग जो राजा थे उनके अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, वो छोटे छोटे एम्पायर में डिवाइड था, छोटे छोटे मल्टी डायनेस्टी जो एम्पायर कह सकते हो वो पूरा यूरोप उसमें डिवाइड था। ठीक है, जैसा आज हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट को का अब मैप देखते हैं ना, उस प्रकार का यूरोप नहीं था उस टाइम में। यहां पर अलग अलग छोटी छोटी जो रॉयल फैमिलीज थी ना उनका अधिकार हुआ करता था, और उस रॉयल फैमिली के अंदर जो आम जनता रहती थी, कॉमन पीपल थे, वो मल्टी कल्चर को फॉलो करने वाले पीपल रहते थे। ठीक है, अब जो वो व्यक्ति थे दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, वो वहां के रहने वाले जो व्यक्ति थे वो हमेशा डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यूरोप जो था वो बटा हुआ था। देखते हैं आगे कैसे है। ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप है, ठीक है, वो था इट वाज दे वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ठीक है, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पीपल रहते थे, डाइवर्स कल्चर को फॉलो करने वाले व्यक्ति रहते थे। साथ ही साथ जैसे एग्जांपल दे देता हूं, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड। उस वक्त जर्मनी कोई जर्मन नेशन नहीं था, इटली कोई इटली नेशन नहीं था, या स्विट्जरलैंड कोई अपना स्विट्जरलैंड नहीं था। ये जो एरियाज थे दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम एंड डचेस एंड कैंटन्स, जहां पर डिफरेंट डायनेस्टी को फॉलो करने वाले डिफरेंट रूलर्स का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, जिसके अंदर जो ईस्टर्न और सेंट्रल जो एरियाज था, अगर हम बात करते हैं, इनके ऊपर किसका अधिकार था, इनके ऊपर जो था मोनार्की का अधिकार था।
जिसके अंदर डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले पीपल रहते थे, ठीक है। दीज पीपल हैड नथिंग इन कॉमन। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो था वो ये चीज थी कि इन व्यक्तियों के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं थी। ये हमेशा क्या मानते थे, वी बिलोंग टू दिस कल्चर सो वी आर नॉट यू कैन से सिंगल, या आप कह सकते हो वी डोंट हैव यूनिटी, हम सबके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, ठीक है। वो अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले थे, तो हमेशा अलग अलग ही रहना पसंद करते थे। कॉमननेस की तो कोई बात ही नहीं थी उनके अंदर, ठीक है। दे डिड नॉट शेयर एनी कलेक्टिव आइडेंटिटी, एनी यू कैन से सिंगल कॉमन कल्चर। उनके अंदर किसी प्रकार की ऐसी भावना नहीं थी। सभी के सभी डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते थे। यही कारण था कि जो अरिस्टोक्रेटिक थे, एरिस्टोक्रेटिक जो मोनार्की थी, वो लेस इन नंबर थे, नंबर में मीन संख्या में कम थे, बट वो इकट्ठा थे, तो इसी वजह से वो इन सब के ऊपर अधिकार रखते थे। इसकी वजह से उन सबका अधिकार, या कह सकते वो राजा इनके ऊपर रहते थे, ठीक है। यूरोप था। तो आगे देख लेते हैं एग्जांपल में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट हैड इट्स रूल ओवर द ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मिलता है। इसके अंदर, इस रीजन के अंदर विभिन्न प्रकार के पीपल रहते थे, जिसके अंदर एक एल्पाइन रीजन भी इसके अंदर था, जहां पर ट्रोयल्स, ऑस्ट्रिया, सुडेंटल लैंड, बोहेमिया, ये सारे के सारे एरिया जो थे, ये सारे के सारे एरिया इस सब के, इस एम्पायर के अंदर आते थे। और जो ये हैब्सबर्ग एम्पायर था, इसका अधिकार था ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर। अब देखिए, हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, उसके तो खुद का अपना एक कल्चर है, बट उसके अंदर जो पॉपुलेशन रहती है वो मल्टी कल्चर को फॉलो करने वाले पीपल है, ठीक है। इन दीज एरियाज जितने भी अरिस्टोक्रेट्स थे, मींस जितने भी किंग्स थे, दे वर जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। वो सारे के सारे जर्मन स्पीकिंग थे। वेयर एज इट आल्सो इंक्लूडेड द लोम्बार्डी आल्सो, वेनेटिया आल्सो, जो कि इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। अब देखिए कि वो जर्मन बोलने वाले हैं, ये इटालियन बोलने वाले हैं, कभी अपने आप को कॉमन मानेंगे ही नहीं, कभी अपने आप को एक मानेंगे ही नहीं। इसके अलावा अगर मैं हंगरी की बात करता हूं, क्योंकि हंगरी भी इसका पार्ट है ना, इनमें से 50% पॉपुलेशन मैग्यार लैंग्वेज बोलती थी, और बाकी बची हुई 50% जो पीपल थे वो लोकल लैंग्वेज बोलते थे। मींस हंगरी एक देश है, अगर हम बात करते हैं जितना भी हंगरी पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, 50% तो मैग्यार लैंग्वेज बोल रही है, 50% लोकल लैंग्वेज बोल रही है। उनके अंदर भी खुद का, आप कह सकते हो, कोई कॉमननेस नहीं थी, या कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेट स्पोक पोलिश, ठीक है। अब यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर हमने जो डिस्कस किया वो क्या था कि वो क्या बोलते थे, वो जर्मन स्पीकिंग थे, बट गैलिशिया के अंदर जो एरिस्टोक्रेट थे वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। Even the peasants that lived in these areas, they were different, they were from different ethnic groups, वो different ethnic groups में थे, ठीक है। They were the Bohemians, you can say Slovaks, ठीक है, in the north, Slovenes in the Carminols, and Carets in the south, and Romans to the east in the Trislavian, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो व्यक्ति थे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि किस प्रकार से वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। आगे देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं, सो नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट देयर वाज नथिंग कॉमन अमंग द सोशल ग्रुप ऑफ द यू कैन से कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में किसी प्रकार की कोई भी एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं थी। द ओनली कॉमन थिंग जो थी वो थी कि उनका एम्परर कॉमन था, बस यही कारण था कि वो सिंगल एम्परर उनके ऊपर राज करता था, और आम जनता उनके नीचे एज ए सब्जेक्ट के रूप में जीवन व्यतीत करती थी, चाहे उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो सब चीजें थी। तो अब हमारे सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि हाउ द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अरोज इन दीज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के इन पार्ट में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे क्रिएट होती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट understand how the society at these places was divided, सोसाइटी कैसे बनी थी, कैसे डिवाइड थी, एंड व्हाट वर द इश्यूज फेस्ड बाय द कॉमन पीपल। सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे क्रिएट हुई इन एरियाज के अंदर। तो सबसे पहले हमने कंपोजिशन देखी यूरोप की। यूरोप की उस कंपोजिशन से हमें ये पता चला कि यूरोप के अंदर छोटे छोटे किंगडम्स थे, जिन पर अलग अलग जो राजा थे उनके अधिकार हुआ करते थे,
ठीक है। सेकंड थिंग, उन एक राजा के अंडर मल्टी कल्चर को फॉलो करने वाले, मल्टी लैंग्वेज को बोलने वाले, मींस अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले पीपल रहते थे। उनके अंदर कोई भी कॉमननेस नहीं थी, बिकॉज दे फॉलो डिफरेंट कल्चर, तो वो अपने आप को हमेशा एक दूसरे से अलग ही मानते थे। ठीक है, उनके लिए कॉमन एक ही था कि उनका राजा एक है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग इन एरियाज में कैसे क्रिएट हुई। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनकी सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, किस प्रकार से डिवाइड थी, और कॉमन पीपल क्या क्या इशू फेस करते थे, वो चीज समझनी पड़ेगी। तो इस आधार पे सबसे पहले हम बात करेंगे अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास की, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो अरिस्टोक्रेट्स थे, दे वर रिच क्लास, और वो हमेशा यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर डोमिनेट करते थे। जो राजशाही परिवार था, रॉयल फैमिलीज थी, वो रिच फैमिलीज थी। ठीक है, यही कारण था कि वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर डोमिनेट करती थी। A member of this society had a common way of life. इनमें एक कॉमननेस थी, बड़े ध्यान से देखना। चाहे आप किसी भी रॉयल फैमिली की बात कर लेना, हर एक रॉयल फैमिली का रॉयल स्टैंडर्ड होता था। ये आपस में शादी के जो बंधन थे, उन बंधों से, मींस मैरिज अलायंस से आपस में जुड़े होते थे। अपने डिप्लोमेटिक नेचर के आधार पर होते थे। एक ही जीने का तरीका होता था। यही कारण था कि दे वर लेस इन नंबर बट दे आर यूनाइट, दे आर यू कैन से कॉमन आइडेंटिटी, उनकी कॉमन आइडेंटिटी मानी जाती थी। मैं राजशाही रॉयल फैमिली की बात कर रहा हूं यहाँ पर। दे वर द ओनर्स ऑफ द स्टेट इन द विलेजेस एंड दे आल्सो हैव बिग हाउसेज, और ये हर एक राजा का होता था। दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज एंड देयर फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम हैड द मैट्रिमोनियल अलायंस। वो डिप्लोमेटिक नेचर को शो करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। हमेशा इनके अंदर मैरिज अलायंस या मैट्रिमोनियल जो अलायंस थे वो आपस में जुड़े होते थे। यही कारण थे ये कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाउएवर दीज ग्रुप्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर। ठीक है, इनके अंदर अगर हम बात करते हैं, ये जो व्यक्ति थे बहुत ही कम थे नंबर्स के अंदर, बट वो अपने आप को हमेशा कॉमन मानते थे, अपने आप को एक मानते थे। परंतु इनके अंदर जो पॉपुलेशन रहती थी, इनके पास जो पॉपुलेशन होती थी, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन पीजेंट्स थी। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अरिस्टोक्रेट किस प्रकार से यूरोपियन एरिया में रहते थे। ओके, अब हम बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट की। The western part of the land, it was framed by the tenants, and you can say small owners, means या तो वो क्या करते थे, किसी लैंड ओनर के खेत में काम करते थे, या उनके पास छोटी छोटी जमीनें थी वेस्टर्न पार्ट में। On the other hand, if we think about the eastern part of the continent, the land in the central Europe, it was cultivated by the serf. सर्फ होते हैं दास। ठीक है, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था उसका वेस्टर्न पार्ट जो था, वहां पर टीनेंट्स और स्मॉल ओनर्स थे। जबकि अगर मैं ईस्टर्न पार्ट की बात करता हूं या सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट की बात करता हूं, इट वाज कल्टीवेटेड बाय द सर्फ। इसका मतलब है इसका अधिकारी जो होगा, इसका ओनर जो होगा, वो कोई और व्यक्ति होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द वेस्टर्न पार्ट एंड द सेंट्रल यूरोप इट वाज एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द यूरोप में गई। तो उसी टाइम पीरियड के दौरान में अगर हम बात करते हैं, तो जो वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोपियन एरिया था, वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ द स्मॉल टाउन्स एंड अ ग्रुप ऑफ कमर्शियल क्लास एमर्ज ऑन द सेम टाइम। ठीक है, जो कि आपकी मिडिल क्लास आएगी, जो कि आपकी क्या बनेगी, मिडिल क्लास बनेगी। तो so during the 19th century a new social group came into being, means एक नया social group आता है, and they were the working class population and you can say middle class, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे एंड प्रोफेशनल्स थे। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखना, जब तक राजा और राजा के सामने पीजेंट्स थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई डिमांड भी नहीं थी। बट जैसे ही पॉपुलेशन मिडिल क्लास में गई, तो मिडिल क्लास दे वर एजुकेटेड पर्सन, और सेकंड थिंग दे हैव वेल्थ आल्सो, दे हैव मनी आल्सो। तो यही कारण है कि वो भी इक्वालिटी की डिमांड करने लगे, क्योंकि पीजेंट्स क्या थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पैसा भी कम था, तो उनको तो नॉर्मली वही काम करना था। बट जैसे ही मिडिल क्लास एमर्ज हुआ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वो व्यक्ति एजुकेटेड पर्सन थे, दे वर द प्रोफेशनल्स पर्सन, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इक्वालिटी के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी। इट मींस नेशन स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी एक तरीके से। सो द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म इट ग्रू स्ट्रॉन्गर अमंग दीज ग्रुप्स। These were the educated groups, these were the liberal middle class group.
अब जो ये नेशनलिज्म की का जो आइडिया था ना, वो इन व्यक्तियों में पैदा हुआ, इन व्यक्तियों के अंदर एमर्ज हुआ, तो इस तरीके से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट होने लगी। Until now, we have discussed that people in different part of the Europe wanted to have liberal nationalism in their countries. और जितने भी जो डिफरेंट पार्ट के जितने भी यूरोप के अंदर जितने भी डिफरेंट पीपल्स हैं, उन सब की एक ही डिमांड थी कि लिबरल नेशनलिज्म जो है उनके कंट्री के अंदर होना चाहिए। दे वांटेड दिस थिंग। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द लिबरल नेशनलिज्म। जो ये लिबरल नेशनलिज्म है ये होता क्या है, पहले हमें इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे सामने बेसिक क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरल इसका मतलब है उदारवाद, फ्लेक्सिबल इन नेचर, यू कैन से। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी, अगर वो पॉलिटिक्स में अगर हम उसको यूज करेंगे तो पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी, इट मींस हर एक के पास इक्वल राइट होने चाहिए। सोसाइटी की बात करेंगे, सोशल मैनर से लिबरल की बात करेंगे तो सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिकल स्फीयर की बात करता हूँ, इकोनॉमिकल फील्ड में बात करता हूँ, तो इसका मतलब क्या, इकोनॉमिकल मैनर से लिबरलिज्म होना चाहिए, जिसका मतलब क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी वो अलाउ कर सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी लिबरल वर्ड आ जाए ना, तो हम हमेशा एक बात को ध्यान रखना, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी थिंग्स के अंदर। तो जरा देख लेते हैं कि नेशनलिज्म के अंदर लिबरलिज्म, जो लिबरल नेशनलिज्म है वो क्या करता है। Rise of the nationalism in Europe during the early 19th century, the idea of the nationalism and you can say liberalism, they were closely related to the Europeans. ये दोनों के दोनों चीजें जो थी यूरोपियन के साथ क्लोजली लिंक थी। तो लिबरलिज्म वर्ड है, this word is derived from the Latin word that is liber, इसका मतलब क्या होता है, फ्री। इसका मतलब क्या है, फ्री। ठीक है, आपके पास ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है कि जो लिबरलिज्म है, फ्रॉम विच वर्ड इट हैज बीन टेकन, सो इट्स अ लैटिन वर्ड दैट इज लिबर व्हिच मींस फ्री। इन यूरोप द न्यू मिडिल क्लास saw liberalism as a freedom for the individual and equality of all before the law. अब यूरोपियन पीपल के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल की फ्रीडम, मींस हर एक व्यक्ति की फ्रीडम, हर एक व्यक्ति की इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हर एक व्यक्ति इक्वल माना जाएगा, ये उनका लिबरलिज्म से मतलब था। They all stress for the government that must be elected by the people, मींस देश का राजा वही बनेगा जो कि पीपल चूज करे, उनको ही पता होना चाहिए कि वो कैसे रूल होने चाहिए। ठीक है, उस वक्त तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुकी थी, इस टाइम पीरियड की हम बात करें, उस टाइम पीरियड तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुकी थी, इट वाज डन इन 1789। So the term liberalism it has taken shape into a new meaning। अब वो एक न्यू मीनिंग आ गया। इस न्यू मीनिंग में उन्होंने क्या कहा कि जो ये राजशाही परिवार है, जो इनको बाय बर्थ प्रिविलेज मिलती हैं, दे मस्ट बी एंडेड, खत्म हो जाना चाहिए। लिबरलिज्म का मतलब उन्होंने क्या किया था, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये बात उन्होंने कही। फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद ये थोड़ी सी और बदल जाती है कि बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिलती है दे मस्ट बी एंडेड, वो भी खत्म होना चाहिए। इट आल्सो मींट दैट फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, उसका मतलब ये था अब राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा, अब रूलर चूज किया जाएंगे पीपल के द्वारा, उसका मतलब ये बना। सो 19th century liberals also laid stress upon the right to property। उसके बाद 19th century के अंदर जो लिबरल पीपल थे उन्होंने प्रॉपर्टी का अधिकार देने के ऊपर प्रभाव डालने लगे, बिकॉज लिबरलिज्म की बात कौन कर रहे थे, ऑल द प्रोफेशनल एजुकेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट ये कर रहे थे ना, और ये व्यक्ति क्या थे, दे वर द रिच पर्सन, दे हैव मनी, दे हैव वेल्थ, इसलिए वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के लिए भी क्या करने लगे, प्रयास करने लगे। तो आपको पता चल गया कि जो लिबरलिज्म क्या है या लिबरल नेशनलिज्म क्या है, तो ये है फ्री, इट मींस इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इंडिविजुअल मस्ट बी फ्री, दैट नो प्रिविलेज मस्ट बी गिवन बाय बर्थ, ये सब चीजें। ओके, आगे देख लेते हैं। द पीपल वर ग्रांटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, स्टिल द राइट टू वोट एंड द सफरेज, बोथ मीनिंग इज सेम। अब बड़े ध्यान से देखना, राइट टू वोट बोल लीजिए, सफरेज बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ तो चलो दे दी, परंतु राइट टू वोट अभी हर एक व्यक्ति को नहीं मिला था। याद कीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में राइट टू वोट, तभी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद राइट टू वोट एक्सटेंड कर दिया गया, पर हर एक व्यक्ति को नहीं मिला।
कुछ व्यक्ति पैसिव सिटीजन कंसिडर किए गए थे। ठीक है, तो जो फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी तो पीपल वर ग्रांटेड राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बट राइट टू वोट जो था वो हर एक व्यक्ति को नहीं दिया गया। ओनली द मैन इट मींस मेल मेंबर व्हिच हैड प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है, दे हैड राइट टू वोट। जितने भी नॉन प्रॉपर्टीड पर्सन है और जितनी भी फीमेल्स हैं, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस राइट, उनको ये राइट नहीं मिले। ठीक है, उनको एज ए पैसिव सिटीजन रखा गया। केवल एक छोटा सा टाइम पीरियड था जैकोबिन क्लब्स के दौरान में, जहां पर ऑल अडल्ट मैन विद और विदाउट प्रॉपर्टी राइट टू वोट मिल गया था, बट फीमेल को उस वक्त भी नहीं मिला था। ठीक है, अब देख लीजिए, हमने यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की थी, कोशिश की गई, मिल गया, पर राइट टू वोट फिर भी नहीं मिला। इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद भी फ्रांस में नहीं मिला। ठीक है, ये सब हम डिस्कस ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कर चुके हैं, जो राइट टू वोट से रिलेटेड था। ओके, तो आगे देख लेते हैं। सॉरी, दिस इज रिपीटेड, जस्ट वेट। या उसके बाद जब नेपोलियन 1804 के अंदर आता है और वो अपना नेपोलियनिक कोड एस्टेब्लिश करता है, तो उस वक्त द राइट ऑफ सफ्रेज मींस राइट टू वोट, इट वाज अगेन लिमिटेड। वो वापस जो सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हुआ करते थे उन्हीं तक लिमिटेड हो गया। मींस क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, केवल प्रॉपर्टी ओनर्स को, खासकर मेल मेंबर को राइट टू वोट मिला। बट उसके बाद जब जैकोबिन क्लब का टाइम पीरियड आया, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त कुछ व्यक्तियों को मींस ऑल मेल मेंबर्स को वोट मिला, फीमेल को नहीं मिला। बट 1804 में दोबारा से नेपोलियन आया तो राइट टू वोट फिर लिमिटेड हो गया, फिर खत्म हो गया। तो अंडर दिस कोड वीमेन वर टेकन एज ए माइनर पर्सन, as they were the subject of the authority of the fathers and you can say husbands। इनकी एक तरीके से प्रॉपर्टी या अथॉरिटी मानी जाती थी। तो इस तरीके से जो नेपोलियनिक कोड था उसके अंदर जो फीमेल थी उनको जस्ट ओनली एज ए माइनर पर्सन रखा गया, मींस दे वर द सब्जेक्ट एंड यू कैन से दे वर द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर्स एंड द हस्बैंड्स, ऐसा उनको माना गया। सो दे डोंट हैव, यू कैन से दे हैड नॉट एनी राइट टू वोट, किसी प्रकार का उनको राइट नहीं मिला। But this led to different type of movements by women and sometimes non-property persons where they demanded equal political rights। ये लगातार मूवमेंट चलती रही। At last women को भी वोट देने का अधिकार मिल गया और नॉन प्रॉपर्टी पर्सन को भी वोट देने का अधिकार मिल गया, जैसे आज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यूरोप में सिचुएशन थी। According to the business point of view, liberalism meant freedom of market। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पॉलिटिकल मैनर से भी बताया था, सोशल मैनर से बताया था और इकोनॉमिकल मैनर से बताया था। अब बिजनेस ग्रुप यहां से बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिकल मैनर से बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ मार्केट, इट मींस अबॉलिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। तो ये सारे की सारी चीजें अबॉलिश हो जानी चाहिए। द फ्रीडम ऑफ द मार्केट एंड द अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, इट वाज अ ह्यूज डिमांड मेड बाय द न्यू मिडिल क्लास। जितनी भी न्यू मिडिल क्लास थी उन सब ने इसी चीज की डिमांड की। इस चीज को समझने के लिए वी शुड टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, क्योंकि इससे ही आपको क्लियर होगा कि इकोनॉमिकल मैनर से क्या प्रॉब्लम वो फेस करते थे। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। There were 39 princely states in this region during the first half of the 19th century। ये हमें 9th स्टैंडर्ड में पता चल चुका था। 39 प्रिंसली स्टेट थे वहां पर। ठीक है, अब 39 प्रिंसली स्टेट में क्या चीज थी, इनकी 39 की अपनी खुद की अलग अलग करेंसी थी। एक चीज, वेट या लेंथ को मेजर करने की यूनिट इनकी अलग अलग थी। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि अगर एक ट्रेडर हेमबर्ग से न्यूरमबर्ग में जाता है 1833 के अंदर अपने गुड्स को सेल करने के लिए, उसे हर जगह पर 5% कस्टम ड्यूटी पे करनी है। तो इसका मतलब है कि उन 39 स्टेट के अंदर है ना, उसको 11 कस्टम बैरियर कवर करने पड़ेंगे और उन 11 कस्टम बैरियर के अंदर अलग अलग करेंसी होगी। उसके जो भी सामान वो लेके जाएगा उसका वेट अलग होगा, या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लेके जाता है कि उसकी लेंथ देखनी पड़ेगी तो उसकी लेंथ भी अलग अलग होगी। ठीक है, अब आप सोच सकते हो क्या होगा, तो उस ट्रेडर को, उस पर्सन को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए लिबरल जो पीपल थे उन्होंने इकोनॉमिकल स्फीयर में भी इस चीज की डिमांड की। ड्यूटीज वर लेव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट फॉर द गुड्स। So each region had different standard of weight and different standard of measure. So it
took a lot of time to calculate all those things. ये टाइम कंज्यूमिंग था और मनी कंज्यूमिंग, हर एक प्रकार का कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो एग्जांपल में देख लीजिए, द क्लॉथ वाज मेजर्ड इन द इले व्हिच वाज डिफरेंट एट डिफरेंट रीजन्स। फ्रैंकफर्ट द टैक्स वाज चार्ज लेस as the इले there was less, whereas the tax charge at Nuremberg it was more because the length of the इले it is considered more rather than other region। अब यहाँ पर इले जो था वो था लेंथ जो कपड़े की मापने की थी, फ्रैंकफर्ट में कम थी तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, न्यूरमबर्ग में ज्यादा थी तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ये सिचुएशन थी। सो ऑल दिस लेड टू द डिमांड ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिकल टेरिटरी फॉर ऑल द बिजनेस क्लासेस। एक यूनिफाइड इकोनॉमिकल टेरिटरी क्रिएट कर दी जाए ताकि स्मूथ मैनर से गुड्स, कैपिटल और हर एक चीज एक रीजन से दूसरे रीजन में जा सके, ताकि ये बिजनेस ग्रुप को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। So this demand result in the formation of a custom union, or that is named the Zollverein। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, what do you think about Zollverein? It was a custom union, और ये custom union किन्होंने क्रिएट की थी? जितने भी ये प्रोफेशनल मिडिल क्लास थे इन्होंने की थी, ताकि ये जो लिबरल थिंग्स है ना ये इकोनॉमिकल स्फीयर में भी आ सके, ठीक है। और द डिमांड फॉर द Zollverein it was first made by the Prussia। और ये परूसिया, बेटा ध्यान से सुनना, परूसिया है हमारे जर्मन नेशन का पुराना नाम, ठीक है। लेटर ऑन जर्मनी स्टेट आल्सो ज्वाइंट परूसिया विद द सेम डिमांड। उसके बाद क्या हुआ, जो जर्मन पीपल थे उसी सेम डिमांड के साथ, उसी सेम डिमांड के आधार पे जो अगर हम बात करते हैं जर्मन ने परूसिया को ज्वाइन कर लिया। द कस्टम यूनियन अबोलिश्ड द टैरिफ बैरियर, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे, ठीक है, उन सबको अबोलिश कर दिया गया, इस कस्टम यूनियन ने अबोलिश कर दिया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। 30 टाइप की करेंसी थी, उसको 2 प्रकार की करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। दो प्रकार की करेंसी को तो इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। रेलवेज वर डेवलप्ड दैट हार्नेस द इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन, इसने नेशनल यूनिफिकेशन को बढ़ावा दिया। द इकोनॉमिक नेशनलिज्म टू स्ट्रेंथन द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। जो इकोनॉमिकल नेशनलिज्म था उसने क्या किया, इस नेशनलिस्ट जो सेंटीमेंट थे उनको बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। While so many changes were taking place in Europe, one more thing happened there that made government work toward the philosophy of the conservatism। सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि जो गवर्नमेंट है वो अभी भी कंजर्वेटिव मेथड से ही बनाई जाती थी। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल व्यू दैट फेवर फ्री एंटरप्राइज, प्राइवेट ओनरशिप एंड सोशली कंजर्वेटिव आइडियाज। ये आपका कंजर्वेटिव का मतलब है। So, what was that incident that brought a philosophy of the conservatism? वो फिलोसफी क्या होगी, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। I hope everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video.